डेविड कॉफ़ी बना रहा था। प्रिया अभी सो रही थी। कॉफ़ी बनाने के बाद डेविड ने बहुत ही धीमे से कॉफ़ी बेड के पास रखी। वह हौले हौले प्रिया का माथा सहला रहा था। डेविड चाहता था कि प्रिया की नींद ना खुले। प्रिया को माथा सहलाना अच्छा लग रहा था, जैसे कोई रुई के फाहे को भिगोकर हल्के हल्के शरीर का वो दर्द दूर कर रहा हो, जो तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई सहलाए ना। प्रिया ने आंखें खोली और डेविड सक पका गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कॉफ़ी? प्रिया ने उठते हुए कहा, अगर अच्छी नहीं हुई तो दोबारा सो जाना, फिर से ट्राई करूँगा। प्रिया मुस्कुराई। सुबह अच्छी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हमें अपने काम की याद ना आए और कोई पास में हौले से सहलाने वाला हो। जो पहले अधूरे प्यार के बाद से प्यार से भरोसा उठा लेते हैं या जिनका पहला प्यार पूरा हो जाता है, वो कभी जान नहीं पाते कि एक उम्र के बाद होने वाला दूसरा, तीसरा या चौथा प्यार कितना खूबसूरत हो सकता है। मुझे कुछ कहना है, डेविड ने कहा। कल इतना कुछ कह तो दिया, अभी तक तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। प्रिया ने कॉफ़ी का पहला सिप लिया। अच्छी बनी है। पक्का? हाँ, थोड़ी और अच्छी हो सकती है। प्रिया मुस्कुराई। उसको सुबह अच्छी लग रही थी। अनुषा जब सोकर उठी तो देखा साशा कमरे में नहीं थी। रात में जब वह सोने गई थी तो भी साशा कमरे में नहीं थी। अनुषा ने जब साशा को फ़ोन लगाया तो देखा उसका फ़ोन वहीं कमरे में बज रहा है। साशा पुणे की सड़कों पर बदहवास भाग रही थी। उसको याद नहीं था कि वह कितने किलोमीटर भाग चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। अब सांस फूल चुकी थी। हाथ में जो पानी की बोतल थी वो खाली हो चुकी थी। जब वह थक कर रुकी तो रजनीश, ओशो का आश्रम सामने था। आश्रम के आसपास भगवा और सफ़ेद कपड़े पहने हुए बहुत से देशी विदेशी दिखे। वहीं कोरेगांव पार्क में एक चाय वाला गुनगुनाते हुए चाय बना रहा था। साशा को याद आया कि उसने रात में भी कुछ नहीं खाया। वह चाय वाले की दुकान पर रुकी। चाय वाले ने पोहे की प्लेट के साथ चाय साशा को दी। एक प्लेट खाने के बाद भी साशा की भूख कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। उसने 2 प्लेट पोहे खाए और 2 कप चाय पीने के बाद कुछ शांत हुई। वह वहीं पर बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी और सड़क देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। ऐसा कई बार होता है कि रास्ते सब याद होते हैं पर घर खो जाता है। पुणे वैसे ही साशा का घर तो था नहीं। यही पुणे उसे अपने पापा के आने से पहले कितना अच्छा लगता था। देश के हर बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था, फिर भी वह पुणे केवल इसलिए आई थी ताकि अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ पाए। कल के रिजल्ट के बाद से वह हिल गई थी। जिस काम के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, मनोज ने आकर सब खराब कर दिया था। यही उसकी मनोज से शिकायत भी थी कि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। वह गुस्सा थी। क्यों? मनोज ने कभी प्रिया को बुरा नहीं कहा। वह काम में इतना बिजी था कि घर पर ध्यान न देना बहुत छोटी बात थी। मनोज ने हमेशा ख्याल रखा कि साशा अच्छी से अच्छी जगह पढ़े, सबसे अच्छा एक्सपोजर उसको मिले। फिर गलती कहाँ हुई? ऐसी क्या बात थी जो सिर्फ मनोज और साशा जानते थे, कोई और नहीं? साशा का पसीना सूखना शुरू हो चुका था। शरीर पर पसीने के सूखने से होने वाली ठंडक लग रही थी। ऐसा क्यों था कि कॉलेज में उसका दोस्तों का ग्रुप तो था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह सारी बातें कर सकते। साशा बचपन से क्लास में फर्स्ट आ रही थी, इसलिए कॉलेज आकर पहली बार सेकंड आने में उसको दिक्कत हो रही थी। सेकंड तो पहले भी 2 साल से आ रही थी, लेकिन इस बार मनोज का फर्स्ट आना उसको इतना क्यों अखर रहा था? साशा ये सब सोच ही रही थी कि बूढ़े विदेशी अंकल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। नाराज़ हो? पहले तो साशा को लगा कि वह किसी और से बात कर रहे हैं। अंकल ने दोबारा पूछा,
नाराज हो? साशा चाहती तो बोल सकती थी, आपसे मतलब? पर अंकल की आवाज़ में ठहराव था। उनको ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता था। साशा ने सिर हाँ में हिलाया। किससे नाराज़ हो? अंकल ने पूछा। हालांकि ये किसी चाय वाले की दुकान पर बैठे किसी रैंडम अजनबी से आया पर्सनल सवाल था, लेकिन साशा को बुरा नहीं लगा। वह बुरा और अच्छा लगने वाली स्टेज से बाहर थी। साशा को इस समय एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी जो उसकी बात सुन सके। अंकल ने दोबारा नहीं पूछा। साशा ने एक और चाय का इशारा किया। चाय का सिप लेने के बाद अपने आप को अंकल की ओर मोड़कर उसने कहा, सबसे। अंकल का चेहरा अब पहली बार उसने ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। उनकी दाढ़ी के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद थे। अंकल की आंखें ऐसे दिख रही थीं कि जैसे पहाड़ी मंदिर पर बनी मूर्त की तरह जिंदा आंखें हों। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे ज़्यादा नाराज़ हम खुद से होते हैं। साशा के दिमाग में जैसे कोई बिजली चमकी। वो सही में मनोज से नाराज़ थी या अपने आप से? आपको कैसे पता? साशा ने पूछा। चाय वाला कोई गाना गुनगुना रहा था। सड़क पर ट्रैफिक की आवाज़ बढ़ रही थी, लेकिन अंकल की आंखें अब पहले से ज़्यादा शांत थीं। क्योंकि मैं सालों तक अपने आप से नाराज़ था, इसलिए इंडिया आया, यहाँ आश्रम आया। अब आपका गुस्सा ख़त्म हो गया? हाँ। फिर आप लौटे क्यों नहीं? साशा ने पूछा। ऐसा लगा कि नाराज़ लोगों की मदद करूँगा तभी शांति मिलेगी। आप चाय की दुकान पर नाराज़ लोगों को ढूंढते हैं? साशा ने हंसते हुए पूछा। अंकल हंसते हुए बोले, नाराज़ लोग हर जगह हैं, आसपास देखो। साशा को लगा कि अंकल मजाक कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा कहा, आसपास देखो। साशा सही में आसपास देखने लगी। एक एक चेहरा ध्यान से देखने लगी। गाड़ियों में बैठे लोग, ऑटो में जाते लोग, टैक्सी में बैठे लोग, दुकान पर सुबह सुबह सामान लेने आते लोग, बाइक से निकलते लोग। दिखे? अंकल ने पूछा। साशा हैरान थी। उसने कभी अपने आसपास इतने ध्यान से नहीं देखा। पर क्यों नहीं देखा? हर चेहरे पर एक शिकन थी, एक थकावट थी। तुम्हारी परेशानी नई नहीं है। आपको हमारी परेशानी के बारे में पता है? साशा ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, बस तुम अपने आप से नाराज हो, इतना पता है। साशा ने एक कागज लेकर अंकल का नंबर नोट किया। शायद कॉल करूं। अंकल ने मुस्कुराकर साशा को विदा किया। साशा ने कोई बात नहीं की और ना ही बताई, फिर भी हल्का महसूस किया। जब वह लौट रही थी तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर पर उसकी नज़र गई। अभी तो बस खुल ही रहा था। एक दो लोग भी मौजूद थे। हेयर कट? साशा ने कहा। ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने साशा के बाल छू कर देखे। बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा ट्रिम करके और अच्छे हो जाएंगे। साशा अब कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसने अपना चेहरा शीशे में देखा और बोली, एकदम छोटे कर दो। ब्यूटी पार्लर की मालकिन को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने दोबारा कंफर्म किया। साशा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में साशा नई हो चुकी थी। अपने आप से लड़ने के लिए कई बार अपने आप को नया करना होता है। साशा अपने आप को नया करने की दिशा में पहला कदम चल चुकी थी। जब वह कमरे पर पहुंची तब तक अनुषा क्लास में जा चुकी थी। वह काफ़ी थकी हुई थी, पर उसने आकर कमरे को एक कोने से साफ करना शुरू किया और कुछ ही घंटे में कमरे को झाड़ पोंछ कर नया कर दिया। उसने अंकल का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था और उनका नाम लिखा, स्माइलिंग अंकल। हम सभी शायद ऐसे स्माइलिंग अंकल का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें ना जानते हुए भी पहचान लें और हमारी सारी समस्याओं पर मुस्कुराकर कोई आसान सी तरकीब बता दें। साशा को कोई तरकीब तो नहीं मिली थी, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा मिला था जो उसे अभी खुद भी नहीं पता था। कॉलेज खत्म करते ही मनोज उस दिन अपने रूम पर ना जाते हुए पुणे के एक कैफ़े में चला गया।
वहाँ पर एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। मनोज के सामने एक फाइल थी। सर, हमने पूरी तरह से चेक कर लिया है। आपके किसी भी राइवल ने आपकी डिग्री वाली बात लीक नहीं की है। इम्पॉसिबल। मनोज ने फाइल बंद की और झुंझलाते हुए कहा, और इनकम टैक्स की रेड? सर, वो टेलीकॉम मिनिस्टर ने इनिशिएट करवाई थी। हमें लगता है कि आपके नाम की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है, इसलिए वो आपके नाम की एक फाइल रखना चाहते हैं ताकि जब आप चाहें अपने आप काम करवा सके। सामने बैठे आदमी ने पूरी गंभीरता से ये बात कही। व्हाट रबिश। सर, अभी एक बहुत बड़े एक्टर के बेटे को ड्रग केस के लिए ऐसे फंसाया गया था और बाद में फ्री भी कर दिया गया ताकि बाद में कभी भी उस एक्टर से कोई फेवर ले सके। ये बातें कहीं भी हो रही होती तो एक सस्ता गॉसिप लगती, लेकिन मनोज के सामने ऐसी बातें तभी कही जा सकती थीं जब वो बातें पूरी तरह से पक्की हों। मनोज को अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी डिग्री वाली बात आखिर बाहर आई कैसे। मनोज अभी उधेड़बुन में ही था कि सामने वाले आदमी ने कहा, सर, आपके ऑफिस में एक दो रेड और पड़ सकती हैं। आपकी रेपुटेशन अभी बहुत नाजुक है, इसका फ़ायदा कई लोग उठाना चाहेंगे। मनोज सोच में डूब गया। कैफ़े से निकलकर उसने अपने ऑफिस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड करके छोड़े। एम मोबाइल इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन सिविल अपील नंबर 423। भारत की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी दिन भारत में लगभग 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। जिन दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, उन दीवारों पर किसी भी मिनट कम से कम 15 से 20 लाख लोग पेशाब कर रहे होते हैं। इसलिए ये समझने के लिए कि भारत मोबाइल कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए भारत में पैसा कमाने की अकूत संभावना दुनिया की कई बड़ी कंपनियां देख रही थीं। ब्रिटेन की एक कंपनी को भी ये गणित समझ में आया। वो यहाँ सीधे नहीं आ सकती थी, तो उसने यहाँ के छोटे मोबाइल ऑपरेटर में करीब 70% स्टेक खरीद लिए। दोनों कंपनियों की कई सारी छोटी कंपनियां भी थीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि होने वाली खरीद फरोख्त में कोई दिक्कत ना आए, ये सारी डील एक ऐसे आइलैंड पर की गई जो कि टैक्स हेवन था। टैक्स हेवन को अगर आप आम भाषा में समझें तो जैसे उत्तराखंड बनने पर कमाई के लिए सरकार ने ये सुविधा दी थी कि अगर आप अपनी कंपनी वहाँ सेटअप करते हैं तो 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे ही एक छोटे आइलैंड देश के माध्यम से यह डील संपन्न हुई। डील के बाद ये कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस कंपनी ने हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से सभी रेगुलेटरी अप्रूवल ले रखे थे, पर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया था कि डील के दौरान टैक्स की चोरी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था और कंपनी को दोषी पाया गया था। अब सारी समस्या और मनोज साल्वे का इस केस में आना इसी वजह से शुरू होता है। कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने की एक कीमत, एक तरीका होता है। जैसे भारत के कुछ प्रदेश में एक समय पर कुछ अनकहे नियम थे कि शराब की बोतल पर जो टैक्स था वो तो था ही, एक राजनीतिक परिवार को भी शराब की हर बोतल की बिक्री पर 1 कर देना पड़ता था। ऐसे ही 1-2 बियर के ब्रांड चल रहे थे जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उस प्रदेश के शक्तिशाली परिवार या नेताओं को दे रहे हैं। टेलीकॉम बहुत बड़ा मार्केट था। ये बात समझने के लिए किसी भी नेता को बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा था कि कंपनी ने कुछ पैसे टेलीकॉम मिनिस्टर को इस बात के लिए दिए थे कि वो इस देश में बिजनेस करना चाहते हैं। 1 टाइम फी दे दी गई, लेकिन जब बिजनेस बढ़ा और इतना बढ़ा जितने की किसी की उम्मीद नहीं थी, तब तो मिनिस्टर का लालच बढ़ा। उसको लगा कि ये तो कैश काऊ है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसको अपना हिस्सा मिल चुका था,
फिर भी उसको लगा कि नुकसान हो गया है। इसी बात का दबाव बनाने के लिए उसने मनोज को बुलाया था, जिसके बाद मनोज ने अपनी मीडिया के दोस्तों के थ्रू बात लीक कर दी थी। ये सब होना ही था, लेकिन टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। मनोज की डिग्री वाली बात बाहर निकल आई, इसलिए मनोज का ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि अगर ये कोई अंदर का होता तो मनोज के लिए मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं थीं। मनोज ने जो मैसेज अपने ऑफिस के लिए दिए थे, उनके हिसाब से उसकी एक मीटिंग टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ फिक्स होनी थी। मनोज वैसे भी भागने वालों में से नहीं था, उसको समस्या से सीधा टकराने में मज़ा आता था। मनोज ने दिल्ली में पहुंचकर एक होटल में चेक इन किया। दिल्ली इस मामले में दुनिया के सबसे तेज शहरों में है कि यहाँ जो खबर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से आ रही होती है, उसके पीछे कितनी ही सारी असली ब्रेकिंग न्यूज़ छुप जाती हैं। मनोज के ही फ्लोर पर कुछ देर में मिनिस्टर भी आ चुका था। मनोज को ऐसे मिलना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार ये ज़रूरी हो गया था। मनोज की एक ही शर्त थी कि वह एकदम अकेले मिलना चाहता था। मिनिस्टर पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मनोज इस कंडीशन के बिना मिलने को तैयार भी नहीं था, तो आखिरकार मिनिस्टर को मानना पड़ा। मिनिस्टर कमरे में आया। मनोज अपनी सीट से नहीं उठा। मिनिस्टर ने ये बात नोट की, पर बड़ी चीज़ के लिए वह छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। मनोज की जेब में एक कागज़ था, ठीक वैसा जो वह बड़े केस की दलील के पहले अपने लिए बनाकर रखता था। उसने कागज़ को छूकर देखा। मनोज जी, मिनिस्टर की आवाज़ में उलाहना थी। आप तो हाथ में ही नहीं आते। सर आप? मनोज जी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप सर मत बोलिए। सर? मनोज ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत में नहीं, मैं सबको सर बोलता हूँ। मिनिस्टर ये सुनकर हंसा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे वकीलों जैसे बातें घुमाना फिराना नहीं आता, मिनिस्टर ने कहना शुरू किया। मनोज जोर जोर से हंसा। इसमें हंसने वाली बात क्या है? मुझे नेताओं जैसे बातें फिराना घुमाना नहीं आता सर। दोनों हंसे। दोनों को पता था कि उनकी हंसी नकली है। मिनिस्टर को लगा कि जल्द से जल्द काम की बात पर आना चाहिए। एम मोबाइल के पास बहुत पैसा है, आप साथ दीजिए, बस केस या तो लटका के रखिए या फिर हार जाइए। कहने की ज़रूरत नहीं है, इस अकेले केस में आप उतना पैसा कमा लेंगे जितना अगले 10 साल में कमाते। मिनिस्टर ने पानी पिया और जेब से एक लिफाफा निकालकर आगे बढ़ाया और खोलने का इशारा किया। आप आराम से सोच लीजिए। लिफाफे में मनोज की अनुषा के साथ की तस्वीरें थीं। हालांकि तस्वीरों में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। मनोज अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। मनोज, सर हम दोनों के धंधे में इमेज की बहुत कुछ ज़रूरत है। न्यूज़ में सुनने में अच्छा थोड़े लगेगा कि आपके जैसा बड़ा वकील अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, और आपकी बेटी भी तो उसी कॉलेज में। मिनिस्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मनोज ने जेब में हाथ डाला। उसके चेहरे पर अब भी एक भी शिकन नहीं थी। मनोज ने जेब के कागज़ को छूकर कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन आपके हिसाब से। मैं जो कहूँगा वो आपको करना होगा। आप तो इतनी जल्दी मान गए। मैं पहले से ही माना हुआ था, वरना आपसे मिलने आया ही नहीं होता। मनोज ने थोड़ा रुक कर कहा, सर बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहिए। सर पिछली सरकार में एक मंत्री जी ने मुझे हड़काने की कोशिश की थी। पॉलिटिक्स में जितने अच्छे हो सकते थे उतने अच्छे आदमी थे। खैर छोड़िए, जितने दिन भी मैं कॉलेज में हूँ, अगर मुझे धमकाने की छोटी सी कोशिश भी हुई तो मैं इतना डायरेक्टली आपसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया, इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा सर। मनोज की आंखें पत्थर सी हो गई थीं।
वो उबल रही थीं। अब आप जा सकते हैं। मिनिस्टर उठकर जाने लगा। वह दरवाजे तक गया था कि मनोज उठकर अपना पैक बनाने लगा। मिनिस्टर अभी कुछ सोच में ही था कि आखिर ये हुआ क्या। मनोज ने पहले सिप लिया और बोला, सर अभी आप बहुत यंग हैं। उन नेताजी का बुढ़ापा जेल में बीता, पिछले साल जेल में ही मर गए। फील सैड फॉर हिम। मिनिस्टर को मैसेज मिल चुका था। मनोज ने ध्यान नहीं दिया कि मिनिस्टर कब वहां से गया। वह खिड़की पर आकर जगमगाती हुई दिल्ली को देखने लगा। मनोज हॉस्टल से निकलकर अपने पुराने घर गया। वहां पर बहुत देर तक प्रिया और साशा की तस्वीरें देखता रहा। वह बहुत देर तक पीता रहा और तस्वीर को अपने सीने से चिपकाकर बैठा रहा। घर में एक उदास गाना चल रहा था। सभी के उदासी के कुछ गाने होते हैं। मनोज की उदास गानों की प्लेलिस्ट बहुत बड़ी होती जा रही थी। उसने घर का एक एक कमरा देखा। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में सबसे बड़ा घर सबसे सोना था। वह घर की छत पर आया, जहां जाड़े के दिनों में लकड़ियां जलाकर वह बैठा करता था। छत पर अब भी जली हुई लकड़ियों की महक थी। उसने आसमान में देखा। हम आसमान में बहुत खुश होकर देखते हैं या फिर बहुत उदास होकर। मनोज को बहुत साल बाद आसमान भर अकेला लगा। उसने प्रिया को फोन मिलाया। प्रिया डेविड के साथ डेफनी के कैफे पर बैठी थी। पीछे से गजल की धीमी आवाज आ रही थी। हेलो। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने दोबारा कहा, मनोज। मनोज जैसे किसी नींद से जागा। वह बोला, घर आया हूं। प्रिया को मनोज की आवाज में उदासी सुनाई पड़ी। वह कैफे से बाहर आ गई। तुम ठीक हो? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है तुमको? प्रिया कुछ कुछ पूछ रही। मनोज रुंधे गले से कुछ कहना नहीं चाह रहा था। इतने सालों में उसे बस दो लोगों ने रोते हुए देखा था, एक प्रिया और दूसरे उसके पिताजी। प्रिया को चिंता हुई कि क्या हुआ। वह हैरान थी कि ये पुणे से दिल्ली क्यों पहुंचा। ऐसा क्या हुआ कि मनोज घर गया? क्या हुआ मनोज? डर लग रहा है, अकेले डर लग रहा है यार। मनोज ने अपने आप को संभालते हुए कह तो दिया, पर प्रिया समझ गई कि मनोज रो रहा है। रात के सबसे डरावने सपने असल में जीवन के गहनतम सच हैं। हमारा डर झूठे सपने का नहीं, असल में सच का है। डरावने सपने के बाद जैसे कोई साथ चाहिए होता है जिसको जगाया जा सके, जो यकीन दिलाए, तो एक बार में यकीन आ जाए कि जो देखा वो झूठा था और ये साथ सच है। कुल इतना साथ साथ जीवन के हर मुश्किल सवाल को खत्म कर देता है। मनोज के सपने उसे डराने लगे थे, यहाँ तक कि वह गहरी नींद में जाने से डरता था कि कोई सपना ना दिख जाए। प्रिया चुप थी, मनोज चुप था। मेहंदी हसन के गाने की आवाज़ फ़ोन के एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही थी। कुछ पर्सनल आवाज़ें और कुछ खामोशियाँ ना हो तो दर्द को समेटना असंभव हो जाए। कुछ लोग दवा जैसे होते हैं। प्रिया वही दवा थी जो हर मनोज को चाहिए होती है। प्रिया तो मनोज के लिए दवा बनती रही, पर मनोज प्रिया के लिए कुछ नहीं हो पाया। दो लोग जब बिना लड़े अलग होते हैं तो उनकी आपसी के रास्ते सबसे मुश्किल होते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।